सहारा प्रणाम। सहारा समय के बड़ी बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। टीएमसी में भगदड़, चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के घर में बगावत पुरजोर दिखाई देने लगी है। 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के किले में सेंधिया लगाई। ममता बनर्जी के विधायक और नेताओं ने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए, कदम डगमगाने लगे। मुकुल रॉय से शुरू हुआ यह सिलसिला फिलहाल डायमंड हार्बर के विधायक दीपक हल्दर तक जा पहुंचा है। दीपक भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के करीबी माने जाते हैं और उन्हीं की संसदीय सीट के दायरे में आते हैं, फिर भी छोड़ गए। 10 साल से कसी हुई सत्ता की सारी चूलें अचानक हिलने से ममता बनर्जी भी बेचैन दिखाई दे रही हैं। 1.5 साल में 17 विधायकों और 50 से ज्यादा नेताओं के जाने से ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस ढूंढने में लग गई हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कस दिया कि अगर ऐसे ही भगदड़ मची तो चुनाव तक दीदी अकेली रह जाएंगी। हालांकि बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी भी खामोश नहीं है। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 200 सीटों का ख्वाब पालने वाली भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें जीत ले तो वो भी गनीमत होगी। लेकिन लगता है कि टीएमसी के विधायकों और नेताओं को ममता बनर्जी का ये कॉन्फिडेंस रास नहीं आ रहा। 34 साल की मजबूत सत्ता को जब ममता बनर्जी ने अपने मां माटी मानुष के नारे की आंधी में 2011 में उखाड़ फेंका तो हर किसी को लगा कि माटी से जुड़ी ममता बनर्जी की लोकप्रियता कम से कम अपनी पार्टी के लोगों के बीच तो कभी भी खत्म नहीं होगी, कम नहीं होगी। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि बंगाल में किसी दल को कुछ ना समझने वाली दीदी की पार्टी में इन दिनों भगदड़ मच गई है। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी ने भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। दक्षिण बंगाल को साधने की रणनीति को भी एक नई धार देने की कोशिश की। कांग्रेस और लेफ्ट की ओर से मजबूरी में ही सही उन्होंने हाथ बढ़ाने की पहल भी की है, लेकिन इस समय उनका हर दांव कारगर होता नहीं दिखाई दे रहा। 23 जनवरी को जय श्री राम के नारे पर बिफरी ममता बनर्जी ने सदन में निंदा प्रस्ताव से भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका दे दिया, एक और मुद्दा थमा दिया। केंद्रीय बजट में बंगाल की सड़कों के हालात सुधारने पर जोर, किसान सम्मान निधि का पैसा बंगाल के किसानों के खाते में डलवाने के बाद अब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के हाथों कई ऐसे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखे जाने की बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ढोल बजाने के लिए काफ़ी मसाला मिलने जा रहा है। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी के कौशल पर उनके ही विधायकों और नेताओं का विश्वास अब टूटने लगा है या डगमगाने लगा है। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा, टीएमसी के नेता नीरज राय और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुलरेज भाई, शुरुआत आपसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रथ यात्राएं निकालेगी, जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। 294 विधानसभाओं में ये रथ यात्राएं जाने वाली हैं। इसकी क्या रणनीति है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, और ममता बनर्जी कुनबे में आप लोगों ने भगदड़ क्यों मचवाई? देखिए, कोई किसी के कुनबे में कभी भी भगदड़ नहीं मचा सकता, ना मचवा सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है अकाउंटेबिलिटी पर और पब्लिक परसेप्शन पर। लोकतंत्र में दो सबसे बड़ी यदि शक्तियां होती हैं तो एक जनता का ओपिनियन होता है और दूसरा जब जनता अकाउंटेबिलिटी मांगती है। और जब जनता अकाउंटेबिलिटी मांगती हो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट या प्रेजेंट पार्टी अकाउंटेबिलिटी देने में अक्षम होती है तो यही स्थिति बनती है जो हमको बंगाल में वही स्थिति दिख रही है। आपको स्मरण होगा, आपने 2014 के चुनाव को बड़ी अच्छी तरह से कवर किया था, मैं भी आपको देख रहा था। जब 2014 का आम चुनाव था तो कांग्रेस की यूपीए सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका था। इतना खत्म हो चुका था कि वो दिखता था कि सरकार आज गई कल गई और चुनाव में तो पूरी तरह से गई। वो वही सामने आया। अब यही स्थिति कमोबेश बन चुकी है पश्चिम बंगाल में। दीदी इतनी अलोकप्रिय है, करप्शन इतना हाई है, गुंडागिर्दी, कानून व्यवस्था का ना होना, ये सब चीजों पर जनता सवाल मांगती है अपने नुमाइंदों से। अब उन नुमाइंदों को जब कुछ महीनों के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन फेस करना जाना है तो आप सोचिए किस मुंह से जाएंगे। तो जो
पब्लिक परसेप्शन की शर्म रखते हैं, लाज रखते हैं, जनप्रतिनिधित्व की लाज रखते हैं, ऐसी पार्टी को त्याग देते हैं। टीएमसी के बैनर के तले जो आपके विधायक हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मांगने नहीं जाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप, भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है, तमाम दिक्कतों का, एंटी इनकम्बेंसी का उनको सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए पार्टी को छोड़ छोड़कर वो लोग भाग रहे हैं। नीरज जी, आपसे सवाल। देखिए भूपेश भाई, गुरेज भाई साहब ने बढ़िया चीज बताया है। भाई साहब देखिए, अति विश्वास जो होता है ना कहीं अपने आप में सवाल छोड़ जाता है। आप सभी भाजपा के नेताओं का एक ही चीज निकलता है कि वहां लूट खसोट है, अपराध है, गुंडागर्दी है। भाई साहब, बंगाल से बेहतरीन अपने किसी भी प्रदेश को बता दीजिए जहां पर कि उससे कम अपराध हो रहे हों। अगर मैं बताऊं आपको, आप मध्य प्रदेश से ही बैठे हुए हैं और विजय वर्गीय जी वहां प्रभारी बनाए गए हैं, उनका लड़का मारता है अधिकारियों को डंडे से, वो मतलब जाकर बढ़िया व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करेंगे। हाँ, अब आइए इस पे जो कह रहे हैं कि भगदड़ जो मचा हुआ है। भाई साहब, 2014 का चुनाव तो आपको याद है, अटल जी जैसा बेहतरीन शासक होने के बावजूद भी 2004 में आपके साथ क्या हश्र हुआ, यह अभी देश की जनता जान रही है। और देश का प्रधानमंत्री, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश का गृह मंत्री बंगाल में जाकर, नीरज भाई, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राम राज्य है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, ममता बनर्जी दिलों में राज कर रही हैं। तो ये इतने लोग, इतने कार्यकर्ता, इतने नेता आपके पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मुकुल राय क्यों गए थे, इसका जवाब तो आपके भी पास है और गुरेज भाई के भी पास है। इन्होंने कहा, आपने भी कहा था कि मुकुल राय से ही चालू है। जिस शुभेंदु अधिकारी को लोकसभा चुनाव का ये लोग केंद्र बिंदु बना दिए थे, उनको अपनी गोद में लेकर बैठा लिए। मुकुल राय पे लोग बोलते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। भाई साहब, 5 सालों में 2017 का गए हैं, 4 साल में कितनी बार कानून का नोटिस मुकुल राय को शारदा नारदा में इन लोगों ने दिया है। और रही बात हमारी पार्टी में भगदड़ की, तो मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही लोग जाएंगे जिनको जनता नकार चुकी है, जनता में जाना नहीं चाहेंगे। मंथन इनको करने की आवश्यकता है कि टीएमसी से आए हुए नेताओं को, जो कि इनके नजरों में भ्रष्टाचारी हैं, उनको जनता के बीच में कैसे लेकर जाएंगे, किस रंग से रंग के ले जाएंगे, मंथन तो इनको करने की जरूरत है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। गुलरेज भाई, इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अजय वर्मा। अजय, जिस तरीके से चुनावी रणनीतियां चल रही हैं, चुनावी तैयारियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा निकाल रही है, ममता बनर्जी को भी आपने मंचों पर थिरकते हुए देखा, जिस तरीके से वो लोगों के बीच जा रही हैं, अपनी लोक कला का मुजाहिरा कर रही हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितने भी लोग चले जाएं तृणमूल कांग्रेस से, ये वो लोग जा रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिल रही है, जिनको कोई ना कोई लालच, और भारतीय जनता पार्टी लालच देकर उन लोगों को अपने पार्टी में मिला रही है। देखिए, कांग्रेस कहां स्टैंड करती है, कांग्रेस की आगे पश्चिम बंगाल को लेकर क्या रणनीति? दिल्ली में भी यही हुआ था। दिल्ली का हाल और हश्र बीजेपी का पूरे देश ने देखा कि 50 मिनिस्टर, सारे सांसद, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रैली सभाएं। बीजेपी अगर नीति, नियत और सिद्धांत की बात करती है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती? सुभाष चंद्र बोस याद हैं, रविंद्रनाथ टैगोर याद हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चूंकि हिस्ट्री हम थोड़ी सी बताएं कि 1934 में अंग्रेजों ने कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया था उनको, और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 37 में मुस्लिम के साथ सरकार मलाई थी बनाकर। वीर सावरकर, जिनको ये पूछते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के ऊपर, बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज 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 प्लीज। गुलजार जी, सावरकर ने 1940-41 में नेताजी का साथ छोड़ा था और संघ ने घोषणा की थी कि कोई भी हिंदू आजाद हिंद सेना में भर्ती नहीं होगा, कोई भी हिंदू। आज ये हिंदूवादी के लोग बनते हैं। 40-41 में आजाद हिंद सेना के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं की भर्ती को करवाने के लिए 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी थी। ये इतिहास की चीजें, और 2 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। प्लीज 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 प्लीज। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1942 में 9 अगस्त को जब, अरे वो तो ठीक है, इतिहास की बात होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रणनीति क्या रहेगी, कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, लेफ्ट के साथ आपका इसलिए बता रहा हूँ गठबंधन हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ 1946 में बंगाल को विभाजित करने की मांग श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, और 1946 में कहा था बिना गृह युद्ध के हिंदू मुस्लिमों का हल नहीं है।
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में शरद बोस के बंगाल को एक करने के प्रयास का विरोध किया था। अब आप सुन लीजिए, वहां जाके टैगोर की तरह मन मित्रों मेरी दाढ़ी देखो मैं देश बचाने आया हूं। अरे भारत का 68 करोड़ किसान तड़फ रहा है, मर रहा है। अंग्रेज और पाकिस्तान और चाइना ने भी इतनी भारी कील और इतने बॉर्डर और इतने सीमेंट नहीं लगा रखे। अरे लगाने थे तो आप चाइना पे लगाते, हमारे 20 जवान शहीद नहीं होते। लगाने थे तो पाकिस्तान पे लगाते, हमारे 45 लोग शहीद नहीं होते। और आप हिंदुस्तान पर दमनकारी नीति अपनाकर पहले आपने 82 करोड़ लोगों को बंगाल में आप ये दिखाना चाहते हैं, बंगाल के चुनाव में आप ये दिखाना चाहते हैं, आप जैसे लोग जब आपकी पोल खुलती है तो आप अपनी सीडी और वीडियो जो घर से लाते हैं उसे ऑन कर देते हैं। ये वीडियो और सीडी बंद कर दीजिए और बंगाल की हकीकत सुन लिए। अरे आप लोग 56 इंच है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में चुनाव लड़िए। सुभाष चंद्र बोस का विरोध करेगी आरएसएस, टैगोर साहब की तरह दाढ़ी रख लेंगे। उस विद्वान का भी अपमान करना है टैगोर साहब की तरह दाढ़ी रख। रमेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी समझना, अब आपसे चाहेंगे, आऊंगा एक एक करके बाकी भी गेस्ट मैं आऊंगा आपके पास। आता हूं मैं आपके पास, एक मिनट फाइनल कमेंट आ रहा हूं मैं आपके पास। अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा, एक बार इनका रिएक्शन ले लेता हूं, एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं इनसे। सर अमित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रमेश जी, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है और कांग्रेस का भी जो गठबंधन हुआ है और उसके बाद तमाम एनडीए के घटक दल भी उतर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों में, ये गठजोड़ किस तरीके से होगा और क्या लगता है आपको एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा फैक्टर है कि ममता बनर्जी ने कह दिया है कि किसी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं है, बावजूद उसके एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला तो ये है जितना हो हंगामा कटा है उसके बाद में वहाँ की अगर जनता से आप देखो तो साइलेंट है। पहली बात, बीजेपी जिस तरीके से घेराबंदी कर रही है, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 7-8 महीने पहले इन्होंने कहाँ मुद्दा उठाया था? मुद्दा उठाया था सीए को लेके, एनआरसी को लेके। जब बहुत ज़्यादा उठा तो उनको थोड़ा सा कुछ फ़ायदा होता नहीं दिखा, थोड़ा बैक हो जाते हैं। उसके बाद में क्या आते हैं, ये बांग्लादेशी का मुद्दा उठा लेते हैं, उस पर भी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई। अब भाजपा की जो कार्यशैली है, मुझे लग रहा भूपेश जी आप ज़्यादा समझते होंगे। अब जो अब की जो भाजपा है, जो पिछली जो भाजपा थी, जो दोनों में बहुत अंतर का फर्क है। अब की जो भाजपा है वो विकास, जो जमीनी स्तर के जो विकास होता है या जो मुद्दे होते हैं उनको लेके नहीं चलती है, ना ही जमीन के जो और जो वहाँ के जो नेता होते हैं उनको लेके चलती है। इनको सिर्फ राष्ट्र के मुद्दे चाहिए होते हैं, नेशनल चीज़ें चाहिए होती है, और एंटी जो चीज़ें हो रही हैं उनको सबसे ज़्यादा पकड़ते हैं। यही ये लोग वहाँ पे कर रहे हैं। अब बांग्लादेशी का अवैध बांग्लादेशी घुसने का जो वहाँ के नागरिक इधर तक आते हैं उन लोगों को लेके इन्होंने एक बड़ा मुद्दा छेड़ा। अब जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, अब देखो भाजपा कुख्यात रही है, एक ऐसी पार्टी है जो दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ना, अपने पाले में लाना या उनको डराना है, किसी तरीके से जोड़ना, ये होता आया है। अब अगर जो 1-2 सालों में देखें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन इसका असर मुझे लग रहा चुनावों में ज़्यादा दिखता नहीं है। हाँ, अगर आप 2 और 18 की बात करो कि 2019 में इन्होंने 18 जो एमएलए इनके जो एमपी आ गए थे, पहले 2 थे, इसको अगर देखें अगर 42% अगर इनका वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, ये चमत्कार कहोगे। अब आपकी सीट, तो उस चमत्कार का कहीं ना कहीं इस विधानसभा में भी फायदा मिलेगा। मैं वही कह रहा हूं। अब आपके पास 3 सीटें हैं और आप दावा कर रहे हो 200 की हम आ जाएंगे, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। अब 200 के लिए आप क्या करने वाले हो? मुझे लग रहा है ये जो 3-4 महीनों से जिस तरीके, चाहे कोरोना है हो या किसी तरीके कोई परेशानी हो, भाजपा का नेता बिल्कुल दिल्ली नहीं बैठ रहे हैं, कोई ना कोई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के पीरियड में वहां जा रहे हैं। ताकत इसको झोंक रखी है। लेकिन गुलरेज भाई समझना ये चाहेंगे, ममता बनर्जी ने, ममता दीदी ने ये कह दिया है 200 का सपना छोड़ दीजिए, 20 सीटें नहीं जीत पाएंगे आप लोग, जितनी मर्जी रथ यात्रा निकाल लीजिए, जितने मर्जी हमारे जो खुद ही छोड़ के भागने वाले नेता थे उनको अपने पाले में कर लीजिए। देखिए भूपेश भाई, ये जो उन्होंने बात की है ना, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। और आप न्यूट्रल व्यक्ति के रूप में भी कहेंगे कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने 18 कमल खिलाए। अब आप एक जो असेंबली से है, एक जो पार्लियामेंट्री सीट है, कम से कम 5 से 8 असेंबली सीटें होती हैं, उसको भी अगर जोड़ लोगे आप,
उसको कम करके भी कितना भी श्रिंक कर लो तो आंकड़ा काफी ज्यादा जाता है। तो ममता बनर्जी जो बात कर रही है वो गलत बात कर रही है, और सब कारण यह है कि वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रही है। उनकी जो ट्रेडिशनल सीट है भवानीपुर की, आप ये देखिए, आप नीरज राय जी से ये बात पूछिए कि 2 बार वे चुनाव लड़ी है वहां पर। पहली बार जब वो चुनाव लड़ी थी तो उनको 70% से ज्यादा वोट मिला था, दूसरी बार जब चुनाव लड़ी तो 50% से अधिक वोट था, और अभी 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भवानीपुर में 5% ज्यादा था टीएमसी से। तो उनकी जो कुर्सी है वह खिसक चुकी है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की करें या किसी भी बात की करें, आप देखिए कि हम लगातार पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। नीरज जी, वोट परसेंट बढ़ रहा है, पार्लियामेंट की सीटें बढ़ रही हैं, पार्लियामेंट के जितने अंदर विधानसभा इलाके आते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। किस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि 20 सीटें नहीं जीत पाएगी? और अगर 20 सीटें नहीं जीत पाएगी और आपके कार्यकर्ताओं को, आपके नेताओं को इतना भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर, तो वहां क्यों जा रहे हैं छोड़-छोड़कर? मैं बता दूं आपको भूपेश भाई, देखिए ये गुरेज भाई शायद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब इनके रणनीतिकार अमित शाह बैठे हैं वहां पर, देख लीजिए। अब अमित शाह को अगर सीट और वोट परसेंटेज बढ़ने से उत्साह बढ़ता है अगर, तो वो बैठकर वहां पे अराजक माहौल तैयार नहीं करते। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल में अगर यही हालात रहे तो ममता बनर्जी चुनावों तक अकेली रह जाएंगी। अकेली का मतलब नीरज राय भी छोड़ देंगे आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस को। अब बताइए ना, यह भविष्यवाणी करने में तो बहुत माहिर है लोग। रमेश भाई साहब ने कहा है कि कुख्यात है भाजपा। भाई साहब ये चीज बहुत पहले से मैं बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति की भाषा हो कि हम किला ढा देंगे, वहां पे अपना गढ़ तोड़, उनका गढ़ तोड़ देंगे, तो डकैतों की भाषा होती है। भाई साहब जाए भाजपा चुनाव लड़ने, लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन मुद्दों पे जाए ना। रथ यात्रा निकाल कर आप वहां पे लोगों का विकास थोड़े करेंगे। देश के अंदर आपने कितना विकास किया है 6.5 सालों में, इस पर आप जाइए चुनाव लड़िए वहां पर एक प्रदेश में देश में अगर देखा जाए तो सबसे अगर फेलियर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि पंचायत स्तर पर भी चुनाव लड़ने की बात होती है तो मोदी है तो मुमकिन है। आपका पेट दुखता है कि आपकी दवाई बंद हो जाएगी, लड़िए श्यामा प्रसाद, आपकी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, आपकी वसूली बंद हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने का लाभ, ऐसे लाभ और ऑर्डर ले जा नहीं है, हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है कि देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, विश्व की बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजय, मुख्यमंत्री, दोनों पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उस पार्टी के लोगों को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी चुप नहीं बैठी है, तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है कि कोई ना कोई 2-3 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के टूट के तृणमूल कांग्रेस में आ जाए। लगता है आपको इस सिर्फ उठव्वल का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा पाएगी? जिस तरीके से गठबंधन हो रहा है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी लोगों ने देख लिया और जो स्टेट्स हैं जहां सरकारें चल रही है वहां पे भी लोगों ने देख लिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरप्राइज करेगी? भूपेश जी, जो गठबंधन हम लोगों का मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ है, वहाँ लोगों ने ये देखा हुआ है कि 14 के बाद भारत को कहते हैं कि भारत का जन्म 14 में हुआ और उसके बाद ये लोग पेट्रोल डीजल पे चर्चा नहीं करेंगे, 34-35 रुपए दिला रहे, तो महंगाई पे नहीं करेंगे ये लोग, रोजगार। अरे भाई बीच में ना बोले, आप ही इनको ही सुन लीजिए, इनको बात कर लीजिए। मैं चलिए एक एक करके बोलता, मैं बड़ा सभ्य बीजेपी का, लेकिन ये तो बिल्कुल, चलिए बात खत्म करिए, सुने तो ठीक है, नहीं इनको माइक दीजिए, इन्हें शौक है, मुझे नहीं, बात खत्म करिए, बात खत्म करिए। देखिए इनकी बात विचार रखिए, विद्वान आदमी है, चाइना पाकिस्तान के आदमी है, विद्वान आदमी। चलिए पेट्रोल पर आइए ना, पेट्रोल 100 से 95 पहुंच गया और यही हाल रहा। तो आटा जो 82 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल 1913 में यूपी हमारी सरकार ने दिया था, 82 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न को, चावल को, गेहूं को 1 से 3 रुपए किलो का दिया था। जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा इस 3 बिल में, जैसा वापस नहीं रहे, तो वो 82 करोड़ लोगों के लिए अनाज ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि देश के हालात आप समझ जाइए। ये आटा जो इस वक्त रणनीति चल रही है आने वाले कल में, यही आटा 80 से 120 रुपए किलो मिलेगा आपकी पहुंच में। और जो 4% हिंदुस्तान में मीडियोकर से हम जैसे और आप जैसे लोग, वो जो घर में बैठ के टीवी में बैठ के गुल्ले जैसे लोग व्हाट्सएप वीडियो ट्विटर यूनिवर्सिटी को ज्ञान बढ़ाते हैं, देखते हैं, खेलते हैं, वो ना सड़कों पर उतरते हैं। लोअर वर्ग तो सड़कों पर उतर आता है, उसमें मरने चला जाता है, लाठी खा लेता है। और अपर वर्ग पे इसलिए फर्क नहीं है कि 4 किरणों कैपिटलिस्ट के लिए ये बजट आया है और सरकार उनके हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा था बंगाल में क्या रणनीति रहेगी, बंगाल में ये चीजें, ये जो बातें हैं, अगर कांग्रेस को समझ आ रही हैं ये बातें, तो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं?
स्टेट के चुनाव में ये बिल्कुल समझ में आएंगी। और आ रहे हैं आप स्थानीय, देखिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं स्थानीय निकाय के लिए लीजिए, जिला पंचायत के लिए लीजिए, हर जगह जिले इलाही साहब को जाना पड़ रहा है कि आखिर जिले इलाही देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश में इस वक्त जो एक तो हमारे यहाँ बेस्ट लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक माना जाता है, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ लोकतांत्रिक डिक्टेटरशिप लागू है 2014 से। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ द डिक्टेटरशिप। अब आपने सुना हो, राहुल जी ने भी कहा था आज, एम नाम से संसार के बहुत सारे डिक्टेटर हुए हैं, अगर मैं उठा के बताऊं, मुशर्रफ, मुसोलिन और भी बहुत सारे हुए हैं। तो हमारे हिंदुस्तान का जो हाल है वो ना तो रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है, छोटा व्यापार तबाह हो रहा है, लोकतांत्रिक तानाशाही हो रही है भारत में। गुलरेज भाई जवाब दीजिए, मजबूती से सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का पश्चिम बंगाल में, कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसके जवाब, बीच में ना बोले कोई। अरे देखिए, जहां तक राहुल बाबा कुछ बातें करते हैं तो आर नाम से बहुत सारे बुद्धू और बेवकूफ पैदा हुए हैं, और रस्कल्स हुए हैं, जैसे रस्क्यूतिन, उनका नाम भी आर से था, रोमानोव वो भी आर से थे, तो ऐसे बहुत सारे आर नाम से हुए हैं। मैं इसका आगे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जहां तक आप ये पूछ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, आपको नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में हमने जब चुनाव लड़ा था तो उसमें भी हमारा चेहरा और हमारा प्रत्याशी दोनों कमल का फूल थे। महाराष्ट्र में भी कमल का फूल मिलोसेविक, और यहाँ पर मुबारक, कमल का फूल, मौबूद, उससे फर्क नहीं मुशर्रफ, पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बिकॉम्ब्रो कार्यकर्ता और एक एम मीन्स उम्मीदवार इंडिया। जो है, या ये मुख्यमंत्री आपको समझ लेना चाहिए। लोग घर की महिलाएं 50 रुपए आपने सौगात बढ़ा दी, गैस सिलेंडर पर हर वर्ष बढ़ाते हैं, रोज पेट्रोल डीजल पे बढ़ाते हैं। झूठ बोलना, झूठ दिखाना, झूठ उगाना, झूठे आंकड़े पेश करना और झूठ की विसात पे सोना और झूठ खिलाना, ये देश के लोग ये नहीं चाहिए। जानते हैं ये किसानों को आप मार रहे हैं, ये किसान विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये तानाशाही जो आप कर रहे हैं, ये तो हिटलर ने भी नहीं की थी, मुसोलिन ने भी नहीं की थी। ये खाई, ये कील, ये अवरोधक, ये सीमेंटेड रोड, ये तार, ये कटीले बाढ़, ये पानी की बौछार, ये आंसू गैस, ये हिंदुस्तान की जनता और ये बंगाल की जनता और आने वाले 4 स्टेटों में आपसे जवाब पूछता है। रमेश है, ये मानता है, ये जानता है। चलिए, ये आपको चाहिए और ये तानाशाही छोड़िए और गद्दी छोड़ो। चलिए रमेश जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि जिस तरीके से रथ यात्रा निकाली जा रही हैं और जिस तरीके से पूरी ताकत झोंक दी गई है, तमाम दिग्गज जो हैं उनका अब प्रायोरिटी जो है वो पश्चिम बंगाल है और वहाँ पर दौरे कर रहे हैं। अमित शाह का भी दौरा होगा, जेपी नड्डा के भी दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जाएंगे वहाँ पर। लेकिन ये जो रथ यात्रा है ये पासा पलट के रख देगी, लगता है आपको? देखिए भूपेश जी, मुझे लग रहा है ना, आप हिंदी पट्टी के राज्यों को छोड़ के 294 विधानसभाओं सीटों में ये रथ यात्रा निकलेंगी। यस, ये सारी चीज को छोड़ के भाजपा पश्चिम बंगाल को अपनी अंतिम लड़ाई मान के चल रही है कि बाकी जगह तो इन्होंने क्या करा, क्या प्रदर्शन करा हमारे सामने है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, अगर 4-5 साल पहले की अगर बात करें, जो भीड़ हमें दिखाई देती है वो मतदाता पेटी तक जाके वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है। अब इस समय बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी है, टीएमसी तो उनसे लड़ रही है, बाकी कांग्रेस हो गई या लेफ्ट पार्टियां हो गई, वो बिल्कुल साइलेंट है। उन्होंने अपने दमखम जो दिखाना था बिल्कुल नहीं दिखा रहे। इसमें एक मेन चीज हम छोड़ के चल रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल को लेके एक अंतिम लड़ाई लेके चल रहे हैं भाजपा वाले, तो 2 चीजें इनसे और कनेक्ट हमें करनी है। एक दिल्ली का आंदोलन और दूसरा इस समय जो बजट आया, बजट में आपने कृषि सम्मान निधि को, जो बजट आपका था जो आपने पिछले साल, वो कम कर दिया गया इस बार। ये मुद्दा नहीं उठ रहा है बिल्कुल भी। अब ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट और राज्यों में होनी चाहिए थी किसान निधि का, वो आपने इस बार पश्चिम बंगाल में करी। सबको पता है वहां चुनाव है, आप लोग कर रहे हो। और दूसरी बात, जिस तरीके से आप 3 महीने पहले तक आपकी तैयारी चल रही थी भाजपा की, मुझे लग रहा बहुत बढ़िया तैयारी थी। बूथ से लेकर आपका जो कैडर था वो बहुत मजबूत आप करते जा रहे थे। मेरे ख्याल से 2500 ऐसे जिले ब्लॉक स्तर के जो नेता थे वो टीएमसी को तोड़ के आपके पास आ गए। 18-20 एमएलए आपके पास आ गए, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जो 2-2.5 महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है, इसका जो असर है मुझे लग रहा है ये चुनावों में दिखाई जरूर देगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये लोग दिल्ली में क्या हो रहा है ये परवाह नहीं कर रहे हैं, आंदोलन में क्या हो रहा है परवाह नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो फोकस कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी है, उनका कहना है कि हम एक चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, जो भी परिणाम निकलता है तो हम अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। देखो 3-4 राज्य, नीरज, उन पे जितना ओवर कॉन्फिडेंस की आपने बात कही थी, अति आत्मविश्वास की आपने बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी अति आत्मविश्वास में है और वो मुगालते में है।
कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बाद धरातल की ज़मीनी हकीकत को वो नहीं समझ पा रही हैं। जो लोग समझ पा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। उनको रोकने के लिए आगे टूट ना हो, आगे एमएलए, आगे एमपी बने रहें। जो कैडर खिसकता जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों में भी भ्रम पैदा कर रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तमाम एक्सपर्ट भी कहते हैं। जवाब, जिस महिला का इतिहास रहा है बाल्यकाल से लेके अब तक संघर्ष करते रहना, उसको ये लोग दिखाएंगे कि जमीनी हकीकत। अरे मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि जो एक व्यक्ति 35 साल तक भीख मांग कर खाने का इतिहास रहा है, भीख मांगने के दौरान ममता बनर्जी 28-29 सालों में देश के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी जी को चुनाव हराकर लोकसभा में गई थी। वहां पे वो जननेत्री हैं। इनकी मार्केटिंग के एवज में देखिए वहां पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बंगाल जो आज सोचता है, पूरा देश 10-12 साल बाद सोचता है, इन लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर बंगाल में हमको हल्का करना है तो हमसे बेहतर योजनाओं को लेकर जाएं, नहीं तो बंगाल की जनता जानती है कि इनके एक शासित प्रदेश में अपराधी 8-8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है, उस पर इनके राज्यपाल की एक भी बार आवाज नहीं निकलती है। इनके शासित प्रदेश जहां पर है वहां पर कितना अति हो रहा है। इनके परिवारवाद देखते हैं लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको कैसे रोकोगे? एक लाइन में जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। छोड़ने के लिए तो मुकुल राय भी गए थे ना, जिनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं वो उनके साथ जाता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। पहले दिन से भी मैं आपके ऊपर 7 से 8 डिबेट कर चुका हूं इस मामले पे। हर बार बोला हूं मैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जनता वहां पे नेता बनाती है, नेता जनता को नहीं बनाता है। और भारतीय जनता पार्टी का यह आखिरी चुनाव है। सबसे बड़ी तो शर्म की बात यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में उनको रोको ना। चलिए, वो कह रहे हैं कि वो जो जा रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलनी थी, वो जा रहे हैं, ममता बनर्जी उनको टिकट भी दे रही है, ट्रेन की टिकट भी दे रही है कि जाइए भारतीय जनता पार्टी में। अजय, आज कंक्लूड आपसे करूंगा। एक, अगर किसी नेता को पता है कि उसकी टिकट कट रही है, उसको लालच भी है, तो वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। जी जी। एक ऐसे भी नेता होते हैं जिनको पता है कि यार अब पार्टी में जो है वो अंदर खाने बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो दूसरी पार्टी जो हो सकता है, संभावना ये भी है कि वो आ जाए, तो आदमी चला जाता है कि वहाँ से टिकट लेके जीत के अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं मंत्री पद ले लूँगा। कांग्रेस में क्यों नहीं आ रहा? देखिए, जनता सब जानती है, सब पहचानती है। जनता ने ये देखा कि सत्ता लोलुप बीजेपी जो है किस तरह से कर्नाटक में सरकार गिरा के बनाई, किस तरह से मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराई, लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरह से गोवा मणिपुर में किया। बंगाल में भी यही काम कर रहे हैं। बंगाल में वहाँ के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाकर वहाँ की जनता के साथ झगड़ा कराते हैं ये लोग और आरोप लगाते हैं किसी और पर। तो जनता ये सब समझ चुकी है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये अच्छी करते हैं, चूँकि इनके पास साधन है, इनके पास सिस्टम है, इनके पास, आपके लिए नहीं मैं कह रहा, बहुत सारी गोदी मीडिया है। जो आपने देखा अभी बंगाल में वो बार्क के सीईओ पकड़े गए और किस तरह से महाराष्ट्र में और पूरे देश में अगर और कोई चैनल या पत्रकार होता अब तक तो वो फांसी पे लटक गया होता या वो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही हो गया होता। लेकिन चूंकि साहब का जिले इलाही का और नेक्स्ट टू जिले इलाही का आशीर्वाद उनके ऊपर है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। इसलिए बंगाल के भोले लोग हैं, ये देश के लोगों को पता है कि ये कितने शातिर लोग हैं। पहले बंगाल विभाजन की मांग करते थे आजादी से पहले, और अब बंगाल जोड़ने की बात करते हैं। गुलरेज भाई 10 सेकंड आपको दूंगा। 20 सीटों का दावा किया है जनता ने। चलिए 10, चलिए कांग्रेस सरकार बनाएगी गठबंधन के साथ, आप निश्चित मान लीजिए। चलिए, कांग्रेस सरकार बना रही है पश्चिम बंगाल में गठबंधन के साथ, सरप्राइज करेगी कांग्रेस, इसका जवाब। और साथ ही साथ ममता दीदी ने कह दिया कि 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे। 20 सेकंड के अंदर खत्म करेंगे सर। भूपेश भाई, देखिए, कुछ लोगों ने बहुत बदतमीजी की बातें की, मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि जनता और ऑडियंस देखे कि केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ही अपनी दल की बात की है, बाकी दोनों पार्टी कांग्रेस और टीएमसी ने केवल बीजेपी की बात की है। मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। हो गया कंक्लूड। चलिए 20 से ज्यादा सीटों पर नहीं जीत रहे आप ममता बनर्जी का, इस पर रिएक्शन? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ तथ्यात्मक रूप से गलत है। 18 तो हमने संसद की सीटें जीती है, संसदीय सीटें जीती है। एक सीट को अगर 4 से भी गुना कर ले तो आप देख लीजिए कि 100 से ऊपर टेलीविजन। भारतीय जनता पार्टी का कहना है केंद्र में जो काम हुए हैं और पिछले चुनावों का जो गणित बैठ रहा है उसके हिसाब से हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं, दिल्ली बहुत दूर होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस का कहना है कि हम सरप्राइज करेंगे और सरकार बनाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों को जनता ने देख लिया है और अब हमारा काम जो पहले की जो यूपीए सरकारों ने किया है उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोहर लगेगी। फिलहाल गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। अजय वर्मा कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। नीरज राय तृणमूल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।
बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।